प्रोलिफिक लेक्चर मतलब कुछ प्रसिद्ध लेक्चर हैं, तो ये भी हमें पता है कि तो ये फेमस ऑलरेडी थे ही। दूसरी चीज, ऑडियंस में जब ये अपना लेक्चर देते थे तो इनके जो लेक्चर होते थे ना, वो कहाँ से निकलते थे, इन्हीं के ऐसे से। मतलब ये अपना आइडिया ऐसे में दे चुके होते थे और उसी में से फिर ये अपना क्या करते थे, लेक्चर डिलीवर करते थे, पहली चीज। ठीक, चलो फिर हम देखें दूसरा पोएम्स क्या है। Emerson's poem explore the transcendentalist theme through verse। ट्रांसेंडेंटलिज्म की थीम को ये वर्स को नोटेबल पोएम पोएम है, वो है रोडोरा। रोडोरा नहीं बोलेंगे इसको, ईच एंड ऑल। दूसरी पोएम, तीसरी ब्रह्मा, which reflect his philosophical idea with a focus on nature, self discovery, spiritual। ठीक, तो रोडोरा, ईच एंड ऑल और ब्रह्मा, तीन पोएम याद रखना। ये तो है ही ओडोरा, ईच एंड ऑल, प्रत्येक और सभी। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जो है ना, ये भैया इंडिया घूम के गए थे। इंडिया, हाँ देखो, ये इंडिया घूम के गए थे और इंडिया में घूम के गए थे ना, तो यहाँ से इनने ब्रह्मा जी का आइडिया उठा। समझ गई, ऐसा हल्ला होता है। फिर देख लें कॉन्कॉर्ड हिम्स। अच्छा, हिम्स मतलब होते हैं टाइप जो गाए जा सकते, रिटर्न फॉर डेडिकेशन of the battle monument at Concord in 1837. Concord hymn is a powerful and evocative poem written for the dedication of battle movement at Concord। प्लेस का नाम है ना, इस ईयर में कॉन्कॉर्ड हिम, उस जगह के नाम से इन्होंने अपनी हिम्स रखी। द पावरफुल एडवोकेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग द करेज डिटर्मिनेशन ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। चलो, इसका टाइटल भी हमें समझ में आ गया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को ही इनने इसमें दिखाया। तीन खास चीजें, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, पोएम्स हैं और इनकी कुछ हिम्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड जगह है। ठीक है ना, देख लें लेटर लाइफ एंड कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस, बात का जीवन है ना, और उस लगातार उस पर जो उसके जो प्रभाव है उनको देखें। चलो नई बात हमें यहाँ पता ये चलेगी कि उनने बहुत बड़े लेवल पे टॉपिक्स को उठाया। ठीक, फिलॉसफी उनकी जो, और जो फिलॉसफी थी वहां से, रिलीजन से भी उठाया, और है ना जो रिलीजियस लिटरेचर होता है, पॉलिटिक्स से भी और सोशल इश्यूज से भी, तो इनने अपना वो काम किया। अगली बात देखें, रिप्रेजेंटेटिव मैन, मतलब जो प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं, तो इन रिप्रेजेंटेटिव मैन मतलब ये इनका कोई वर्क है। इमर्सन एनालाइज द लाइव्स एंड द फिलोसफिकल ऑफ नोटेबल हिस्ट्री फिगर इंक्लूडिंग प्लेटो, है ना, स्वेडेनबर्ग, मॉन्टेन, शेक्सपियर, नेपोलियन एंड गोथ। इन लोगों को इनने एड्रेस किया है, इन लोगों को इन बारे में बताया है कि नहीं, लिटरेचर में ये लोग क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। इससे याद आया कि इनको तुमने जाना होगा, इनको नहीं जाना होगा, इनको जान चुके हैं, ये जानते हैं और इनको जानते हैं। ये बंदा भी बड़ा शानदार है, बहुत। हाँ, ये अभी तक नहीं आया ना, कभी आएगा, लेकिन जब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जानना पड़ेगा। एक इटालियन राइटर है, बहुत शानदार पेंटर भी है, लिए पता तो बहुत बिंदास लिखा है इनने, कलाकार कलाकार होता है तो। ठीक, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एबोलिशनिज्म ना। एबोलिश मतलब होता है मुक्ति, एबोलिशनिज्म मतलब
मुक्तिवाद। इमर्सन वाज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ स्लेवरी, एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस। स्लेवरी के भैया बहुत अगेंस्ट थे, बहुत स्ट्रांगली। हिज राइटिंग एंड लेक्चर इन्फ्लुएंस एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। मतलब जो मुक्तिदाता मूवमेंट होते हैं ना, मुक्तिदाता मूवमेंट मतलब वो लोग जो दूसरों की मुक्ति के लिए काम करते हैं, तो वो हो गए एबोलिशनिस्ट। जो और जिस आंदोलन का सहारा लिया या जो आंदोलन चलाया वो बोला जाता है मतलब जो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं एबोलिशनिज्म, मुक्तिवाद। नहीं, अरे देखो, एबोलिश मतलब क्या होता है? मुक्ति। एबोलिशनिस्ट मुक्तिदाता, और एबोलिज्म, एबोलिज्म मतलब मुक्तिवाद। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें लोगों की मुक्ति के लिए काम किया गया हो। अब समझी? छायावाद, प्रकृतिवाद, सही, एबोलिशनिज्म, मुक्तिवाद अमेरिका के हिसाब से। ठीक, तो ये था कंट्रीब्यूटिंग द फाइट फॉर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट और बराबर समानता के लिए इनने इक्वली काम किया। ठीक, फिर देख लें इमर्सन्स लेगेसी इम्पैक्ट, ये लास्ट है। चलो।